नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। कोविड-19 की मौजूदा स्थिति से जुड़े तमाम जानकारी और अपडेट लेकर हम हाजिर हैं कोरोना अपडेट के साथ, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कोरोना को लेकर फिलहाल देश और दुनिया की क्या ताज़ा स्थितियां परिस्थितियां हैं और ख़ास तौर से पिछले 24 घंटों के दौरान जिस तरह के आंकड़े और मामले सामने आ रहे हैं वो क्या संकेत दे रहे हैं। हम अपने विशेषज्ञ मेहमानों से समझेंगे कि वर्तमान हालातों में कोरोना के नए वेरिएंट से हम अपने परिवार का और अस्पतालों में भर्ती मरीजों का बचाव किस तरह से हो सकता है, कैसे हम सतर्क और स्वस्थ रह सकते हैं। कोरोना के के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है, इस चुनौती से हम कैसे पार पा सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं कोरोना अपडेट की। और कोरोना की तीसरी लहर, मौजूदा परिस्थितियों और कोविड से बचाव को लेकर चर्चा के लिए मेरे साथ आज दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ है डॉक्टर अनंत मोहन, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन एंड स्लीप डिसऑर्डर, एम्स दिल्ली। साथ ही मेरे साथ है डॉक्टर अनिल गुर्तू, डायरेक्टर प्रोफेसर मेडिसिन विभाग, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। डॉक्टर अनिल गुर्तू, पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगी और मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगी कि हमने करीब मैं मानूं 15 दिन पहले हमने देखा कि 1 लाख संक्रमण के केस अब 3 लाख को पार कर रहे हैं और अभी ये लगातार बढ़ भी रहा है। ये किस तरह का इशारा है, खासकर पीक को लेकर जो बात कही जा रही थी, कहा जा रहा था, माना जा रहा था कि फरवरी के पहले हफ्ते में हम पीक देख सकते हैं। क्या उसे लेकर अभी कुछ बदलाव है या आंकड़े क्या इशारा कर रहे हैं? आंकड़े क्या इशारा कर रहे हैं, इसको समझने के लिए इन आंकड़ों को पूरे भारतवर्ष के संदर्भ में बिल्कुल ढाल के देखें तो शायद स्थिति थोड़ा अलग दिखेगी। भारत एक बहुत बड़ा देश है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल डेक्कन प्लेटो, अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जाए तो अलग अलग एपिडेमियोलॉजिक, जहां पर अलग अलग संक्रमण के फैक्टर्स एक्टिव हैं, तो अलग अलग जोन्स हैं। अलग अलग जोन्स में अलग अलग उछाल आ रहा है, देखने को मिल रहा है वायरस का। कहीं ऊपर तो कहीं नीचे, कहीं ऊपर और नीचे तो कहीं स्थिर। तो ये कह देना कि एक ही पीक पूरे भारतवर्ष को कवर करेगी, पे आएगी, छाएगी, ये ठीक नहीं है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग उछाल, अलग अलग अंदाज से ये वायरस बढ़ रहा है या घट रहा है या स्थिर हो रहा है। दिल्ली में देखें तो शायद पीक निकल गई है, शायद अगले 2 हफ्ते में और साफ होएगा। ठीक है। और कई और स्टेट्स में देखें, केरला, तमिलनाडु वगैरह वगैरह में, तो वहां पर शायद अभी ये जोर पकड़ रहा है, कहीं ज्यादा, कहीं कम, कहीं स्थिर। तो लगभग अगले 1 महीने तक, 3 हफ्ते तक तो शायद ये उछाल ऊपर नीचे चलता रहेगा अलग अलग जगह। उसके बाद स्थिरता की उम्मीद है, यानी फरवरी के आगे। ठीक है डॉक्टर मोहन, आप इसमें पॉइंट्स जोड़ना चाहेंगे कुछ पीक को लेकर जो बात है? डॉक्टर अनंत मोहन, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आपकी आवाज नहीं आ रही थी। जी डॉक्टर मोहन, मैं जो बातें अभी हमें डॉक्टर गुर्तू ने बताई हैं, खासकर पीक को लेकर, उन्होंने कहा कि हम पूरे भारत को एक नज़रिए से नहीं देख सकते। हो सकता है कई इलाकों में पीक हमें बाद में देखने को मिले, कुछ इलाकों में अभी और 1-2 हफ्ते नजर रखनी पड़ेगी। इसमें आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? नहीं, ये ठीक है, क्योंकि ये इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा कंट्री है। हर स्टेट पे अलग टाइम पे पीक आती है, हर एक का सिचुएशन अलग है। और जैसे एग्जांपल्स उन्होंने दिए, अभी इस टाइम पे कर्नाटका और साउथ स्टेट्स में एकदम से उछाल आ रहा है, सर्ज आ रहा है जो पहले नहीं था। दिल्ली, मुंबई और दिल्ली जहाँ पे स्टार्टिंग हुआ था इसका, क्योंकि वहीं से मेट्रोपॉलिटन में स्टार्ट हुआ, दिल्ली मुंबई में अगर आप देखें स्टार्ट हुआ, वो शायद अब पीक होके शायद थोड़ा डाउन आ रहा है। बट अगेन अभी आगे देखना पड़ेगा, ये फिर से उछाल आ सकता है। अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग जोग्राफिकल एरियाज में टाइम अलग होगा। ये कोई छोटा देश नहीं है जो पूरे नेशनल लेवल पे एक साथ ही पीक दिखाई दे। यहाँ पे अलग अलग टाइम पे ही होगी, ट्रैवलिंग हो रहा है अलग टाइम पे, कहीं पे शायद मौसम के कंडीशन भी थोड़े अलग होंगे, थोड़े बहुत फर्क उससे पड़ता होगा। इसलिए अभी नेशनल लेवल का एक सिंगल पीक हम नहीं कह सकते और ओवरऑल भी अभी हम नहीं कह सकते, बिकॉज अगर कंट्री वाइड नंबर ऑफ केसेस देखें वो अभी भी ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं। इसलिए हम ये भी नहीं कह सकते कंट्री वाइड प्लेटो आया, अभी ऐसा नहीं है। कुछ जगहों पे आ गया होगा,
कुछ जगहों पे डाउन जा रहा है और कुछ जगहों पे ऊपर जा रहा है। इस तरह का है और ऐसा ही रहेगा अभी जब तक पूरा नेशनल लेवल के जो हमारे आंकड़े हैं वो डाउन नहीं होने लगे। हम ये शायद नहीं कह पाएंगे कि हमारा पीक आ गया या प्लेटो आके डिक्लाइन आ गया। ठीक है डॉक्टर गुरुतु, इसके बाद अब पीक के बाद या नए मामलों के बाद अगर हम वेरिएंट को लेकर बात करें तो अभी जो देखा गया है ओमाइक्रॉन वेरिएंट में 4.36% का उछाल हुआ है और जो कुल मामले हैं वो 9,692 मामले ओमाइक्रॉन वेरिएंट के देखे गए हैं। तो क्या माने हम कि ये जो आंकड़े हैं वो क्या इशारा कर रहे हैं, क्योंकि ओमाइक्रॉन वेरिएंट को लेकर कहा गया कि इसके लक्षण बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है, जो हमारे लिए एक तरह से अच्छी बात है। ओमाइक्रॉन या कोई और माइक्रॉन, कोई भी वेरिएंट या म्यूटेंट, ये कोई नई चीज नहीं है। ये एक आरएनए वायरस है और आरएनए वायरस की एक विशेषता ये है कि ये जब अपने आप को मल्टीप्लाई करता है तब गलतियां उस वक्त जो इसके अक्षर हैं, जेनेटिक अक्षर हैं, उनमें बदलाव आ जाते हैं। और ये आरएनए वायरसेस, सब आरएनए वायरसेस में ये एक चीज देखी गई है। तो ये मल्टीप्लाई करते हुए गलतियां आती हैं और गलतियों को पकड़ नहीं पाता है। डीएनए वायरस जो दूसरे टाइप के हैं उनमें ये नहीं इतनी देखी जाती है। तो इसलिए ये मल्टीप्लाई करते हुए, बढ़ोतरी करते हुए अपनी गलतियां न पकड़ पाने की वजह से म्यूटेंट्स उभरते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, आते जाते रहेंगे भी। इसमें नहीं, किसी भी आरएनए वायरस में आगे और भी आ सकते हैं। तो हम एक चीज तो निश्चित रखें, ये सुनिश्चित कर लें कि वायरस अपने आप को बदल रहा है, बदलता रहेगा आने वाले समय में, अडेप्ट कर रहा है। इसको हम इवोल्यूशन कहते हैं। हम यानी इंसान, ह्यूमन स्पीशीज, हमें भी अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा। बायोलॉजिकली हम नहीं कर सकते, हम सोशली, व्यवहार, बिहेवियर से अडेप्ट कर सकते हैं वायरस के बायोलॉजिकल अडेप्टेशन को चुनौती से मुकाबला करने के लिए। बिल्कुल। तो घूम फिर के हमें इस बात पे ज्यादा वैज्ञानिक नजर रखे हुए हैं कि कितने प्रकार के म्यूटेंट्स आएंगे और बदल रहे हैं इस वक्त। हमें उस पर इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। हमें ध्यान रखने की जरूरत इस पे है कि म्यूटेंट तो बदलेगा ही, क्या हम अपना व्यवहार, बिहेवियर उसके अनुकूल बदल रहे हैं या नहीं बदल रहे हैं। और वो बात घूम फिर के वही कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। और अब जो ये ओमिक्रॉन दिखा रहा है, झलका रहा है, वो सब में ज्यादा जरूरी, और भी ज्यादा जरूरी मास्क के अलावा साथ साथ ये है कि जो भीड़ भाड़ हम बनाते हैं बंद कमरों में जहां वेंटिलेशन खराब है, हवा का आना जाना खराब है, बंद कमरों में भीड़ सब में ज्यादा जरूरी है करना, उससे बचना मास्क के साथ साथ। बिल्कुल ये चीज झलकाती है। और आगे आने वाले समय में वेंटिलेशन कमरों के अंदर ज्यादा अहमियत पकड़ेगा, जोर पकड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर आनंद मोहन, हम जान रहे हैं कि जो वैक्सीनेशन है उसमें हमने काफ़ी बड़ी कामयाबी हासिल की है। सबसे तेज़ और सबसे बड़ा टीकाकरण हमारे देश में देखने को मिला है। लोगों के मन में ज़रूर बातें आती हैं और ये शुरू से ही चर्चा रही है इस पर कि जो हम वैक्सीन अभी लगवा रहे हैं क्या वो अलग अलग वेरिएंट्स के खिलाफ कारगर होगी या नहीं होगी। अभी की जो स्थिति है या अभी के जो आंकड़े हैं उसमें क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? क्या जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है उनमें हम कम इफेक्ट्स देखने या कम सिम्टम्स देखने को मिले हैं? अभी तक स्थिति क्या देखने को मिली है? देखिए, अभी तक स्थिति यही लग रही है। कोई भी वैक्सीन देखिए 100% नहीं होता, ये बात भी है। लेकिन ये है कि इस वक्त हमारे पास वायरस से मुकाबला करने के लिए सबसे बड़ा, जो कोविड अप्रोप्रिएट अलावा सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा हथियार वैक्सीन ही है। और वैक्सीन भले ही इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने में 100% सक्षम ना भी हो, बट वो कम से कम डिजीज को सीवियर जाने से रोकने में काफी इफेक्टिव है। और ये देखा भी गया है और ये पब्लिश भी किया गया है। 80 to 90% एफिकेसी है, या 70 to 90% बोल लें अलग अलग वैक्सीन की, कि बीमारी को सीवियर तक ना जाने दें। दैट मीन्स कि उनको हॉस्पिटलाइजेशन, ऑक्सीजन, वेंटिलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो वो भी एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अक्रॉस दी बोर्ड है, जो नया वैक्सीन है उसके अगेंस्ट भी ये देखा गया है कि सीवियर डिजीज को बचाने में जो अभी वैक्सीन अवेलेबल हैं, जो पब्लिश स्टडीज हैं, वो इंडिया से तो नहीं है बट साउथ अफ्रीका और यूरोप से हैं।
वहां की वैक्सीन ओमिक्रॉन के अगेंस्ट भी सीवियर डिजीज बचाने में काफी हद तक सक्षम है। तो इसलिए ये अभी नहीं सोचना चाहिए कि ये वैक्सीन कितना काम इसके खिलाफ करेगी या उसके खिलाफ करेगी, बिकॉज ये इतना सोचने का शायद फायदा भी नहीं है। जो हमारे पास अवेलेबल है उसको हमें लेना चाहिए। अब कल को म्यूटेशन होके कुछ और आ जाए तो वो कुछ नहीं कर सकते, बट जो अभी तक का पता है वैक्सीन सीवियर डिजीज रोकने में और बचाने में काफी हद तक सक्षम है, चाहे वो ओमिक्रॉन हो चाहे डेल्टा हो। बिल्कुल। डॉक्टर गुर्तू, हम देख रहे हैं जो नया वेरिएंट है या ये जो तीसरी लहर है, इसमें संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है और जाहिर सी बात है कि संक्रमण को तेजी से फैलने से रोकने के लिए जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करना होगा, साथ ही सिम्टम्स पे भी ध्यान देना होगा। अभी भी सिम्टम्स जो हैं वो कंफ्यूज कर रहे हैं कि वो नॉर्मल फ्लू है, सामान्य सर्दी खांसी है, या फिर कुछ अलग ऐसे लक्षण भी हैं जिन पर ध्यान दिया जा सकता है और व्यक्ति अपने आप को जल्द से जल्द उन लक्षणों पर ध्यान देकर क्वारंटीन या अलग कर सकता है बाकियों से? इसके लक्षण कोई ऐसे विशेष या स्पेसिफिक नहीं है जो कि जिनको कि देखकर हम ये कह सकें कि ये फ्लू नहीं है, ये कोविड की बीमारी है या ये डेल्टा है, ये ओमिक्रॉन है, ऐसा कोई लक्षण नहीं है। तो आज के दौर में हम ये मान के चलेंगे कि अगर मुझे या किसी को भी कोई भी जुकाम, खांसी, छींक, गले में दर्द, बुखार या एकदम से थकावट आ जाए, यानी कि कोई भी ऊपरी हिस्से के सांस के हिस्से के लक्षण या थकावट, एकदम से थकावट आ जाए या बुखार या बदन दर्द आ जाए एकदम से, अगर ये आता है या खांसी आ जाए तो हम मान के चलेंगे कि ये ओमिक्रॉन है आज के दौर में। कल और था, कल और होएगा, लेकिन आज कोई भी नया लक्षण आता है ऊपरी नाक, कान, गले के हिस्से में या बुखार या बदन दर्द, और ये एकदम से आता है कि आज उठे तो ठीक थे, बाहर निकलते निकलते इतनी थकावट और बदन दर्द हुआ कि आगे नहीं जाया गया, एकदम से आ रहा है ये, तो वह मान के चलें ओमिक्रॉन है। और उस दिन हम बाहर ना निकलें, घर में रहें, अपने आप को आइसोलेट कर लें, मास्क लगाएं, अलग रखें और अपने जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज हैं उनको इतला दे दें ताकि वो आपको फिर बताएंगे कि क्या करना है। तो उस दिन आप बाहर नहीं निकलें ताकि औरों को न फैले, घर में रहें मास्क लगा के। कोई भी नया लक्षण आए तो मान के चलिए ये ओमिक्रॉन है अगले 1 महीने तक। तो ठीक है। और डॉक्टर मोहन, सिम्टम्स की हमने बात की, इसके बाद अगर हम इसके इफेक्ट्स की बात करें तो क्योंकि लगातार यही चर्चा है कि बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा सिम्टम्स और इफेक्ट्स इस बार लहर में नहीं दिख रहे हैं, इस पर आपकी राय क्या है? और क्योंकि हमने लॉन्ग कोविड भी देखा है, कोविड से ठीक होने के बाद भी तमाम जो दिक्कतें हैं वो लोगों को आती रही हैं, तो इस बार अब तक क्या सामने आ रहा है इसे लेकर? देखिए, जो लक्षण है वो तो अभी डॉक्टर गुट्टू ने बताए, काफी हद तक अपर रेस्पिरेटरी जैसे ऊपर के हिस्से का जो भी प्रॉब्लम्स हैं बताई वही है इस टाइम पे। फॉर्चुनेटली निमोनिया वाले सिम्टम्स इस बार कम है, बहुत कम है, इसीलिए ऑक्सीजन की जरूरत, हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत और वो सीवियर लेवल का सिचुएशन इस बार नहीं आ रहा। लेकिन कोई भी नया इन्फेक्शन लगे, कोई भी नया सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी चीज हो तो आज के दौर में, जैसे आज की तारीख में, यही माने कि वो ओमिक्रॉन है क्योंकि वो इतना ज्यादा फैला हुआ है। और हालांकि ये बात भी सही है कि हमारे पास कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट उसका एज सच नहीं है, ज्यादातर लोगों को ऐसी कोई जरूरत भी नहीं है। थोड़ा सा पैरासिटामोल और अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट करके रखें, 1-2 दिन में ठीक भी हो जाता है। हाँ, थोड़ी कमजोरी कई लोगों को रहती है, कई लोगों को थोड़े पेट की शिकायत वगैरह के साथ भी ये मैनिफेस्ट किया है, वो माइनॉरिटी है, ज्यादातर को ऐसा नहीं होता। जो आपने बात करी लॉन्ग कोविड की, लॉन्ग कोविड देखिए जो पहले वाला वेव था, डेल्टा वेव, उसके बाद ज्यादा दिखाई दिया क्योंकि उसमें काफी सारे मल्टी ऑर्गन सिस्टम्स इन्वॉल्व हो गए थे। उसमें ब्रेन के इन्वॉल्वमेंट हुए, उसमें क्लॉटिंग हुई, उसमें निमोनिया हुए, निमोनिया के बाद उसके बाद निमोनिया के अंदर फेफड़े में और थोड़े दाग रह गए, सांस फूलती रह गई, या उसके वजह से लोगों को हार्ट की दिक्कतें हुई, कुछ लोगों को याददाश्त में या स्लीपीनेस, ब्रेन में थोड़ी दिक्कतें हुई, कई तरह की दिक्कतें हुई जो कि आगे कई हफ्तों तक गई और इसलिए उसको लॉन्ग कोविड का नाम दिया गया और वो अभी भी चल रही है। अभी का जो वेव है, क्योंकि ये लिमिटेड है, माइल्ड है,
हम उम्मीद नहीं करते कि इसका कोई इतने लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होंगे, जो लॉन्ग कोविड रिलेटेड इफेक्ट्स, उन्हें की हम ज्यादा उम्मीद नहीं करते, कम से कम अब तक, क्योंकि जो भी है वो 2, 4, 5, 6 दिन में ठीक होके बिल्कुल नॉर्मल जैसे ही हो रहे हैं। तो इसलिए हम इस वक्त यही उम्मीद करेंगे कि इस वेव के लोग लॉन्ग कोविड की तरफ शायद ना जाएं। ठीक है, ठीक है। इस बीच जो गाइडलाइंस को लेकर अपडेट है वो हम अपने दर्शकों को दे दें। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सभी को मास्क पहनना जरूरी है। वहीं मास्क पहनने को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने बच्चों के लिए अब नई गाइडलाइंस जारी की हैं। क्या है ये गाइडलाइंस, आइए आपको बताते हैं। कोविड-19 के प्रबंधन के लिए जो संशोधित दिशा निर्देश या कहें गाइडलाइंस हैं, उनमें 5 साल तक, 6 से 11 साल तक के बच्चों और 12 से 18 साल के किशोरों के लिए अलग अलग सुझाव दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की नई गाइडलाइन के अनुसार 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मास्क की सिफारिश नहीं की जाती, जबकि 6 से 11 साल के बच्चे माता पिता की देखरेख में सुरक्षित और उचित तरीके से मास्क का उपयोग कर सकते हैं। वहीं 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को वयस्कों की तरह ही मास्क पहनना चाहिए, ये मंत्रालय की तरफ से नए दिशा निर्देशों में कहा गया है। डॉक्टर अनिल गुर्तू, तीसरी लहर और जाहिर तौर पर लगातार बात होती रही कि बच्चों पर इसका असर सबसे ज्यादा होगा। अब जो नए दिशा निर्देश है मास्क पहनने को लेकर भी उसमें तमाम तरह की बातें कही गई हैं। बच्चों पर इस वेव के असर को लेकर आपकी राय क्या है और जो नई गाइडलाइंस हैं उन्हें थोड़ा सा और समझाइए। बच्चों में और बड़ों में जो अंतर है वो मूल रूप से यही है कि बच्चों में ज्यादातर जो इन्फेक्शन हो रहा है अभी भी वो इतना हल्का है कि उससे कोई खतरा नहीं है इन्फेक्शन से, कोविड के इन्फेक्शन से। जो बच्चे अभी अस्पतालों में, हमारे अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं, वो इसलिए नहीं भर्ती हो रहे कि उनको कोविड के सांस के लक्षण हैं और जैसे पहले देखा गया था पिछली लहर में, वो नहीं है। ये बच्चे और बीमारियों से की वजह से, खून की कमी से, अस्थमा, दमे की बीमारी से, हार्ट की कोई और बीमारी की वजह से भर्ती हो रहे हैं, जो कि आम होते आए हैं और होते रहते हैं। वही बीमारियों लेके भर्ती हो रहे हैं। लेकिन जब, क्योंकि आजकल प्रोटोकॉल के तहत अभी तक थोड़े दिन पहले तक हम हर भर्ती मरीज के कोविड चेक करते थे तो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो कोविड पॉजिटिव निकल रहा है, लेकिन वजह भर्ती होने की कोविड नहीं है, वो कोई और आम बीमारी है जिसकी वजह से वो वैसे भी भर्ती होना था उनको, कोविड या ना कोविड। तो एक तो ये है कि बच्चों में इतनी गंभीर बीमारी अभी तक तो देखी नहीं जा रही है, बहुत हल्की है या एसिम्प्टोमेटिक बिना लक्षण वाली बीमारी है। दूसरा, बच्चे चंचल होते हैं, भागा दौड़ी इधर उधर, उनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो 5 साल से कम तो मास्क की जरूरत नहीं है। 5 साल के ऊपर मास्क लगाना पड़ेगा और वो बिल्कुल वही है, साइज अलग है, बाकी वैसे ही मास्क हैं। जो सर्जिकल 3 लेयर वाले मास्क उनके लिए भी हैं और वही पहनने हैं। और इसके अलावा कोई खास अलग चीज नहीं है उनके लिए। उनके भी लक्षण वही हैं, नाक बहना, खांसी होना और थोड़ा चिड़चिड़ा। छोटे बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनका स्वभाव बदल जाता है। तो ये अचानक कोई बच्चा, खासकर 2 साल से कम का, एकदम से स्वभाव बदल जाए, चिड़चिड़ा हो जाए, खाने पीने में कमी करने लगे या नींद ज्यादा आने लगे, नाक ज्यादा बहने लगे, तो उनमें सिर्फ यही लक्षण से इशारा आता है कि ये शायद कोविड हो सकता है आजकल। तो वैसे और उनमें कोई अलग चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है डॉक्टर मोहन, जो दिशा निर्देश है उसमें 5 साल तक के जो बच्चे उन्हें मास्क जरूरी नहीं बताया गया है, जबकि 6 से लगभग 11-12 साल तक हम देख रहे हैं कि माता पिता की निगरानी में मास्क पहनना है। और इसके ऊपर जो 12 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं उन्हें वयस्कों की तरह ही मास्क पहनना है। तो जो छोटे, बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं 5 और 6 साल तक के, उनके लिए मास्क ज़रूरी नहीं है। ऐसा क्यों, थोड़ा सा आम भाषा में आप दर्शकों को समझाइए। तो देखिए, इसमें यही बात है कि यही बात आ रहा है कि बेसिकली हम लोग को जो छोटे बच्चे, उनको जैसे बोला, कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल, वो ठीक से मास्क पहनते हैं कि नहीं। हाँ। और कहीं ऐसा ना हो कि उसमें उनकी सांस फूलने लग जाए, मास्क की फिटिंग ठीक है कि नहीं। तो ये सारी चीज देखते हुए उन्होंने इस तरह से बनाया स्ट्रेटिफाई। 12 साल से ऊपर का तो ऑलमोस्ट जैसे एडल्ट्स होते हैं, वयस्क होते हैं, वो अपने आप को हैंडल कर लेते हैं। बट उससे छोटे, बिल्कुल सही बोला, 5 से 12 में निगरानी चाहिए कि जैसे अब मास्क पहन के, मास्क को टाइट फिटिंग होना चाहिए, रिलेटिवली टाइट फिटिंग।
अब वो टाइट फिटिंग मास्क लेके कहीं वो भागने दौड़ने लगे, उनको सांस फूलने लगे, ये सब चीजों में थोड़ा सा निगरानी और कंट्रोल की जरूरत है। तो ये सब देखते हुए और मास्क की जरूरत को भी देखते हुए दोनों चीज को बैलेंस करने की जरूरत है। इसीलिए उन्होंने इस तरह का स्ट्रेटिफाई किया 5 साल से कम, क्योंकि बीमारी ज्यादा सीवियर नहीं होती, उनको इतनी शायद जरूरत अभी फिलहाल नहीं है, और उसके ऊपर ग्रेडेड फैशन में सुपरविजन और निगरानी के अंदर पहनाएं। 12 साल से ऊपर जैसे नॉर्मल पहनते हैं वैसे पहनाएं। बिल्कुल। और डॉक्टर गुरुतु, आखिर में मैं आपकी सलाह जानना चाहूँगी, जो भी हम देख रहे हैं संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है और जो पॉजिटिविटी रेट है वो लगातार अभी बढ़ रहा है, कैसे हम जल्द रिकवर हों? इसके लिए जब हम आइसोलेट होकर रहेंगे, क्वारंटीन में रहें जो लोग पॉजिटिव होने के बाद, वो कैसे जल्द रिकवर हो सकते हैं? किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जब हम आइसोलेट कर लेते हैं अपने आप को घर में, जो सब में बड़ा 2 टाइप के संकट समस्याएं आएंगी। पहले है बिल्कुल अलग हो जाने से, सबसे अलग हो जाने से की वजह से एक निराशावाद आ जाता है या एक डिप्रेशन की फीलिंग आ जाती है, कि क्योंकि हम लोग आमतौर पे मिलना जुलने करते हैं औरों से और सामूहिक स्थितियों में ज्यादा अच्छे रहते हैं। तो जब आइसोलेट करते हैं तो उस वक्त हमें यह ध्यान रखना है कि थोड़ा सा मूड डाउन होएगा ही होएगा, होता है सब में क्योंकि अलग हो गए। उस वक्त एक रेगुलर रूटीन बना के रखना है कि एक समय पे उठना है, फिर कुछ करना है हरकत, और एक कमरे के अंदर भी अगर ठीक है हम तो चलना है, बिस्तरे में नहीं लेटा रहना है, चलना है। जितना चलेंगे कमरे के अंदर ही उतना हमारा जो मानसिक एनर्जी वो भी ज्यादा बढ़ेगी। तो टाइम पे खाना पीना एक रूटीन बना के रखना है जितने दिन 5-7 दिन जब आइसोलेट करते हैं। और जो बाहर लोग हैं और लोग हैं उनसे संपर्क बनाए रखना है, और चैनल से, फोन से, व्हाट्सएप से बातचीत, एक वार्तालाप कायम रखनी है। तो एक सोशल कनेक्शन बनाए रखना है, रेगुलर एक रूटीन बना के रखना अपने कमरे में, और कमरे के अंदर भी फिजिकल हरकत करते रहेंगे। और अगर आप बिल्कुल भी ठीक फिट कर रहे हैं तो खड़े खड़े स्पॉट रनिंग भी कर सकते हैं, स्पॉट जॉगिंग भी कर सकते हैं या चल सकते हैं। बिस्तरे पे नहीं लेटना है, इतनी बीमार तो आप होएंगे नहीं अगर आप होम आइसोलेशन में है तो पानी खूब पीना है, हाइड्रेशन कम से कम 2.5-3 लीटर पानी रोज, और नियमित समय पे खाना। तो एक नियम, एक रूटीन अपने आप पे इंपोज कर लीजिए। बाहर से कांटेक्ट रखिए, कनेक्टिविटी और लोगों से, और ये ही है जिसकी वजह से हम लोग रख सकते हैं। और जब औरों से संपर्क में आते हैं तो N95 या ट्रिपल लेयर मास्क जरूर रखें। बिल्कुल। बाकी जो सब में ज्यादा जरूरी है वेंटिलेशन, अपने दरवाजे खिड़की जो वेंटिलेटर है, जो खिड़कियां हैं वो दोनों तरफ से खुली रहे जब मौसम ठीक हो तब। तब क्योंकि जो वेंटिलेशन है वो सब में ज्यादा जरूरी चीज है औरों को और अपने आप को भी बचाए रखने के लिए इस ओमिक्रॉन वेरिएंट से। बिल्कुल। डॉक्टर गुरुतु ने तमाम बड़ी बातें कही हैं। डॉक्टर आनंद मोहन, आखिर में आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? कैसे जल्दी रिकवर हो, मेंटल हेल्थ, और हम दवाइयों के जरिए जाहिर तौर पर जो फिजिकल हेल्थ है उसका भी ध्यान रखा जाएगा। कौन सी बड़ी बातें हैं जो आप इसमें जोड़ना चाहेंगे? हाउ टू रिकवर फास्ट? देखिए, जो इस वक्त चल रहा है ओमिक्रॉन, उसमें से रिकवरी का इतने कोई बहुत ज्यादा बहुत हाईली स्पेशलाइज्ड चीज की जरूरत नहीं है। इसमें अगर आप आइसोलेशन में हैं तब उसके जो फैक्ट्स हैं ऑलरेडी डॉक्टर गुटू ने आपको बता दिए। जैसे पहले आइसोलेशन के नॉर्म्स थे, अभी भी काफी सारे नॉर्म्स हैं आइसोलेशन में, क्या करो क्या ना करो, कैसे आपका अलग अलग बाथरूम होना चाहिए आइडियली, अगर हो सके तो थोड़े कपड़े वगैरह थोड़े से अलग रखिए, इस तरह की मिक्सिंग ना करिए, मास्क कौन सा पहनना है, लेकिन वेंटिलेशन भी होना है, अपने आप को अंदर एक्टिव रखें, एडिक्वेट अच्छी डाइट, अच्छा लिक्विड्स, ये सारी चीजें जो जनरल हेल्थ और लाइफस्टाइल की चीजें हैं वो सारी हमको कंटिन्यू करनी होंगी होम आइसोलेशन के टाइम। हाँ, अब इसके लिए कोई स्पेशलाइज्ड दवाई होम आइसोलेशन और माइल्ड डिजीज के लिए है नहीं। अगर एडमिट हुआ पेशेंट कुछ सीवियर डिजीज है तब अकॉर्डिंगली उसको किया जाएगा। जो ट्रीटमेंट पहले वाले वेव्स में होता था वही इसमें भी है। जहां जरूरत हो वहां पे रेमडेसिविर दें, जहां जरूरत हो ऑक्सीजन दें, जहां जरूरत हो वहां पे स्टेरॉइड्स दें, जहां जरूरत हो वहां टॉसिलिजुमैब दें। तो जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पहले था, एक्चुअल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अभी भी वही है हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स के लिए जो कि मॉडरेट या सीवियर इलनेस के लिए। जिनको जरूरत हो NIV दें, फेस मास्क दें, वेंटिलेशन दें।
तो वो सारी चीजें तो हॉस्पिटल के अंदर होंगी। ठीक है। बाहर यही है, अपना लाइफस्टाइल ठीक रखें, एक्टिव रखें, लोगों से बात करते रहें, मेंटली भी अपने आप को डिप्रेशन में ना जाने दें, क्योंकि ये हफ्ता 7 दिन कभी कभी लोगों के लिए थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक लगता है कि अब क्या करें। ये सारी चीजें मिला मिलू के आई थिंक इसमें को बहुत हाईली स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। बस अपने आप को लाइफस्टाइल रिलेटेड एडजस्टमेंट की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आनंद मोहन आपका, डॉक्टर अनिल गुर्तू, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। इसी के साथ आज कोरोना अपडेट में इतना ही। आप सभी से एक बार फिर अपील, कोरोना को हम सब मिलकर ही हरा सकते हैं। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन जरूर करें, अपना और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखें। नमस्कार।